गाड़ी में एक फैमिली आई और एक लड़की पागल जैसे उतरी है कि वेयर इज करण। वो बेस पे आई है, वो ढूंढ रही है उसको। नहीं उन्होंने बोला इधर ही है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे मिलाओ उनसे। फिर एक विंटेज गाड़ी यूज़ हुई है शो में, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो उस पर कैमरा वगैरह काफ़ी रिग कर दिया था और वो धंस गई। फर्जी के लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। फर्जी जब आया मेरे ज़िंदगी में, जब उस समय मेरे पास हाथ में कुछ था नहीं। आपके सामने आमिर सर हैं और एक बच्चन साहब हैं, मतलब दोनों एक्टिंग के मास्टर क्लास और गुरु हैं, तो इससे अच्छा सीखने का मौका तो आपको मिलेगा ही नहीं। रणबीर तो मतलब रणबीर बहुत ही डाउन टू अर्थ है। रणबीर मतलब एक भाई जैसे हैं। वो कभी आपको फील नहीं करने देंगे मैं एक स्टार हूँ और तू एक छोटा मोटा एक्टर है। नमस्कार, मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनेता साकिब अयूब जी मौजूद हैं। इनकी वेब सीरीज है जिसका नाम है लब अधूरा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि साकिब साहब का रोल किस तरह का है, जैसा कि वो जाने जाते हैं। साकिब साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेब सीरीज़ के बारे में ही बात करेंगे। क्या कुछ खास है? लब अधूरा जैसा कि टाइटल है, तो अधूरा ही है या फिर कंप्लीट होता है या फिर नेक्स्ट सीजन? अधूरा ही है और आप सबकी दुआ रही और लोगों का प्यार मिला तो नेक्स्ट सीज़न डेफिनेटली आएगा। लेकिन जैसे नाम लब अधूरा है, लेकिन कहानी एक्चुअली एक लव स्टोरी नहीं है। मतलब मेन जो कहानी का क्रक्स है, जो बेस है, वो लव स्टोरी नहीं है। ये लव स्टोरी के अलावा बहुत सारे गेम खेले जा रहे हैं, ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं। कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई किसी को झूठ बोल रहा है, कोई किसी के साथ गेम खेल रहा है। तो जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, वो कहते हैं वो हु डन इट, यूजुअल सस्पेक्ट्स। तो वो है बेसिकली। तो ऑब्वियसली लव तो है ही, कहीं ना कहीं एंगल तो है ही। जो हमारे लीड पैर है करण सर और अपना करण कुंद्रा और एरिका फर्नांडिस, उन दोनों के बीच में एक लव का एक एंगल है, बट वो मेन मुद्दा नहीं है शो का। जोनर किस तरह का है? क्या ये रोमांटिक सीरीज़ है या फिर क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है? किस तरह का इसका वो है? इसको मैं आई थिंक इसका जॉनर आई थिंक जाना जाएगा रोमांटिक थ्रिलर में। थोड़ा क्राइम भी है ऑफ कोर्स, तो एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर है ये। तो जैसा कि आप इस तरह की सीरीज़ के लिए जाने ही जाते हैं, बहुत ही अच्छी जैसे फर्जी सीरीज़ आई थी, आपका रोल उसमें किस तरह से निखर कर सामने आया था, तो क्या उसी तरह का किरदार इसमें भी है या फिर कुछ अलग शेड है इसमें? जैसे फर्जी में जो था एक वो यार था, यारों का यार जैसे होता है। जैसे लोग मुझे उसी के लिए जानते हैं कि अनीस जो था वो यारों का यार था। वो स्टार्टिंग में काम आया अपने दोस्तों के, एंड में काम आया अपने दोस्तों के, और एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ बंदा था। यहाँ पे जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है प्रकाश, और वो पागल है। वो एक तरह से वो एक हिटमैन है। उसको शो में एक और किरदार है, उसने हायर किया है किसी और के लिए, किसी और चीज़ के लिए। ज़्यादा डिटेल्स में दूंगा नहीं आपको, बिकॉज फिर वो सारा अब यहाँ दे दूंगा तो आप लोग शो नहीं देखोगे। तो ये हिटमैन है और ये थोड़ा सा साइको है, थोड़ा सा हटेला है, जैसे हम बॉम्बे की भाषा में कहते हैं हटेला। तो हटा हुआ किरदार है थोड़ा ये। तो अनीस अपनी जगह सही है, प्रकाश भी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। सीरीज़ की शूटिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कुछ अनहोनी या कुछ इस तरह का अनुभव हो जो सबसे यादगार रहा। शूटिंग हमने की थी केरला के मुन्नार शहर में, जो बहुत ही सुंदर है। मौसम वहाँ का बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात ये थी कि हमें बहुत सही टाइम पे हम गए थे वहाँ शूट करने के लिए, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो ठंड थी, जिस वजह से हमें ओवर टाइम अगर शूट जा रहा है या मेहनत करनी है तो वो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि वेदर अगर आपके साथ नहीं हो तो वो एक आपके टेम्पर पे अफेक्ट करने लगता है। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और यादगार चीज़ मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया ये था कि हम जहाँ रुके थे हम वहीं पे शूट कर रहे थे, और वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था। क्योंकि हम थे लिटरली केरला के ऑलमोस्ट मुन्नार से भी दूर एक गांव में जिसका नाम है वट्टवाड़ा, जो समझ लीजिए 45 मिनट 1 घंटा दूर है मुन्नार से भी। तो फर्स्ट हाफ हमने शूट वहाँ किया है, जो होटल है जो शो के अंदर, जो जहाँ पे मेजर कहानी शूट हुई है और दिखाई गई है। तो हम रुके भी वहीं थे और शूट भी वहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे वो मतलब लिटरली ऐसा था कि सामने 1 किलोमीटर दूर तमिलनाडु है, तो वो जंगलों के बीच में थी वो प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे नेटवर्क आता ही नहीं था हार्डली। तो अच्छी बात ये थी कि हम सब एक दूसरे से बॉन्ड कर सकते थे। सेट के बाद मिल के बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, आफ्टर द शूट बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और शूट के दौरान भी किसी का हाथ मोबाइल पे नहीं जा रहा है, वरना क्या होता है कि आपका शॉट कट हुआ है तो लोग अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, एक्टर्स जो होते हैं। लेकिन हम सब एक दूसरे से घुल रहे थे, मिल रहे थे, और क्रू एक दूसरे से घुल रहा था, मिल रहा था। तो एक अच्छी बॉन्डिंग सब में हो गई। लोग अपने फ़ोन से दूर थे, वाईफाई वगैरह भी था जो थोड़ा वीक ही था। बस वो जो जब ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा था, कि घर पे कॉल कर लिया, दोस्तों से बात कर ली, बस उन्हीं चीज़ों के लिए। तो क्या सीरीज़ की जो कहानी है उसका बैकग्राउंड केरला ही है या फिर कोई और शहर है? केरला ही है, मुन्नार ही बैकग्राउंड है। सीरीज़ का बैकग्राउंड मुन्नार ही है, और शूट भी हमने मुन्नार में ही किया है।
तो और कुछ अगर कोई अनोखा अनुभव हो इस तरह का शूटिंग के दौरान, या फैंस आ गए हों शूटिंग, जैसा कि करण जी भी हैं और एक एरिका जी भी हैं, आप भी हैं और सारे भी सितारे हैं, तो इस तरह का कोई अनुभव हो तो? ये तो मतलब होता ही था। जैसे एक अनुभव ये था हमारा कि एक बार हम शूट कर रहे थे और यहाँ पे उस समय केरला के स्कूलों में उस समय वो छुट्टियों का टाइम होता है, फॉर सम रीज़न उनकी पिकनिक्स का टाइम होता है। तो हम जो कुछ एक लेक वेक पे जाके एक बार शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे हर मतलब 10-15 मिनट में एक बस आ रही है जिसमें बच्चे भरे हैं, वहाँ पे उतर रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, और वो बार बार मेरे पास आ रहे हैं भर भर के। उनको पता चल रहा है कि करण कुंद्रा भी है यहाँ पे, तो करण के तो और ज़्यादा फैंस हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो हम शूट करने जा रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर शूट करने जा रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं। फिर एक विंटेज गाड़ी यूज़ हुई है शो में, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। एक दिन अब वो विंटेज गाड़ी है, वो कितना वज़न लेगी, तो उस पर कैमरा वगैरह काफ़ी रिग कर दिया था और वो धंस गई। वो धंस गई है और मतलब लिटरली उसके आगे के 2 पहिए ऐसे हो गए थे। तो हमारा शूट मतलब टाइम से पहले पैकअप करना पड़ा है। फिर अगले दिन हमने सोचा कि जल्दी शुरू करेंगे, अगले दिन बरसात आ गई है। तो जो मौसम था वो हमारे तो समझ लीजिए खिलाफ ही था, क्योंकि कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी बादल चले जाते हैं। तो आपने अभी 2-4 शॉट्स लिए हैं जहाँ पे सनलाइट है, अब सीन कंटिन्यू हो रहा है लेकिन अब वापस बादल आ गए हैं। तो वो तो शुक्रिया है हमारे डीओपी का, अनुभव बंसल साहब का, उन्होंने कैसे वैसे करके संभाला है ये। तो ये तो हर जगह था। एक मुझे याद है, हम बैठे थे, मेरा सीन नहीं चल रहा था, मैं बस अपनी वैनिटी के बाहर बैठ के चाय पी रहा था, और एक गाड़ी में एक फैमिली आई और एक लड़की पागल जैसे उतरी है कि वेयर इज़ करण। वो उसको किसी ने बताया करण कुंद्रा यहाँ पे है, किसी ने सेट पे से उसको भेजा, वो गाड़ी में ड्राइव वाला शूट कर रहा था, उसको किसी ने हमारे बेस पे भेजा। वो बेस पे आई है, वो ढूंढ रही है उसको, नहीं उन्होंने बोला इधर ही है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे मिलाओ उनसे। हमने कहा अरे भाई वो शूट कर रहे हैं, आपको उन्होंने वहाँ से झूठ बोल के भेजा है ताकि वो शूट कर सके। तो ऐसे काफ़ी फैंस आते रहते थे, एरिका के भी, मेरे भी, करण के भी। तो अच्छा भी लगता है लोगों को देख के, बिकॉज इन सब के प्यार की वजह से ही हम लोग जो हैं वो हैं आज। शूटिंग का अनुभव कैसा था करण के साथ? जैसा कि आप कई बड़े बड़े सितारों के साथ भी काम कर चुके हैं, तो करण में क्या कुछ खास पाया उनके साथ शूटिंग? ऑनेस्टली करण के साथ मेरा एक भी सीन नहीं है। मेरा एक भी सीन करण के साथ शूट नहीं हुआ है। मतलब ऐसा है कि मतलब वो 1-on-1 मैं और करण नहीं है। एक सीन है कि वो एरिका साथ में हुआ है, मतलब लेकिन ऑफ सेट मेरी और करण की बॉन्डिंग अच्छी है। बड़े फ़न बंदे हैं, अच्छे से बैठते हैं, बातें करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास फ़ोन तो था ही नहीं, तो हम सबकी बॉन्डिंग ही हो रही थी एक साथ, मस्ती मजाक चल रहा है। वो उनकी तरफ से कुछ खाने को आ रहा है। एरिका जैसे है, एरिका ने एक बार किलो भर के पैशन फ्रूट्स ले आई थी, क्योंकि मुन्नार में पैशन फ्रूट्स बहुत होते हैं। वो 4-5 किलो ले आई और वो सेट पे बांट दिया। हम बस बैठ रहे हैं, पैशन फ्रूट खा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऊनो खेल रहे हैं। हमारी रोज़ की ऊनो खेलने की एक आदत बन गई थी। तो पैकअप हो गया, तो उसके बाद बैठ के एक जगह ऊनो चल रहा है, पैशन फ्रूट चल रहा है, नहीं तो शूट के दौरान बीच में ब्रेक है तो ऊनो चल रहा है, पैशन फ्रूट चल रहा है। ये हमारा रोज़ का एक मामूल हो गया था। और शूट का अनुभव बहुत आई वुड से अच्छा रहा, बिकॉज जितनी भी कठिनाइयाँ हमें हुई है मौसम की वजह से, नेटवर्क की वजह से, और मुन्नार की सड़कें बड़ी बड़ी हैं जो हाईवेज़ हैं, तो वहाँ पे जब हम रोड के ड्राइविंग वाले सीन्स कर रहे थे तो ऐसा होता था कि एक पॉइंट के बाद वॉकी टॉकी भी काम नहीं करता है। तो उसकी वजह से, वो प्रॉब्लम की वजह से भी कम्युनिकेशन को जारी रख के कंटिन्यू करना, बहुत बार ऐसा होता था कि अब कम्युनिकेशन टूट गया और आप सीन किए जा रहे हो, बाद में पता चला कि कट हो गया है, तो वो वापस से करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोऑपरेटिव थी। एक्टर्स और पूरा क्रूज सारे के सारे कोऑपरेटिव थे। जैसे एक बार हमारे डायरेक्टर है तनवीर बुकवाला, उन्होंने बोला कि यार कल मुझे तुम लोग सब थोड़ा सा 2 घंटा जल्दी चाहिए। किसी ने उफ तक नहीं किया, सबने कहा कि नहीं सर हम पहुंच जाएंगे। बिकॉज हम लोग एक यूनिट बन गए थे, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वीक जब हम साथ में रह रहे थे साथ में, तो हम एक यूनिट बन गए थे। तो एक बॉन्डिंग अच्छी थी, जो हमने ये 14 या 15 दिन में 4 एपिसोड निपटाए हैं। जो हाँ, आप जब आप देखेंगे वो 14-15 दिन का काम नहीं है, क्योंकि जो लोकेशन पर जो प्रोडक्शन वैल्यू और जो शॉट्स लिए हैं हमने और जिस तरीके का एग्जीक्यूशन किया है, कोई भी देख के कहेगा कि ये आराम से 25 से 30 दिन का काम है, जो हम लोगों ने 14 दिन में निपटाया है, 14-15 दिन में। आजकल के OTT के ज़माने में कई सारी सीरीज़ डेली आ रही हैं, स्ट्रीम हो रही हैं OTT के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लब अधूरा की मेन USP क्या होगी जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, उसके बारे में? मैं कहूँगा कि OTT, जैसे मैं सिर्फ अमेज़ॉन मिनी के बारे में कहूँगा। जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम हो गया और आपका सोनी वगैरह हो गया, उनके पास वैरायटी है। अमेज़ॉन मिनी के पास मेरा ये ओपिनियन है कि शायद उनके पास इतनी वैरायटी नहीं है। जैसे अमेज़ॉन मिनी मेनली जाना जाता है रोमांटिक शोज़ के लिए। अगर आप मेजरली उनका कंटेंट देखेंगे तो वो कॉलेज के रोमांस है, स्कूल का रोमांस है और टीनेज रोमांस के बारे में। लब अधूरा उनका पहला शो ऐसा है जो रोमांस, सिर्फ रोमांस पे बेसिस नहीं, एक थ्रिलर है,
और उसमें बड़े कलाकार हैं, प्लस वो फाइनली मतलब ऐसा कॉलेज और स्कूल के रोमांस से बाहर निकल के कुछ एक डिफरेंट है। तो अमेज़ॉन मिनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नए कंटेंट की तरफ। तो ये एक तरह से कम्प्लीटली अमेज़ॉन मिनी पे जितना भी है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इवन दो उसका नाम लव अधूरा रखा गया है, अब वो जिस वजह से भी रखा गया है वो तो मेरे हाथ में है नहीं, बट अंदर लव मेन कहानी नहीं है। तो इसकी अगली सीरीज़ का इंतज़ार तो दर्शक करेंगे, जिसका रिस्पांस जिस तरह से आएगा। लेकिन अगर हम अब बात करें आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो आपको और किन किन प्रोजेक्ट्स में हम देख पाएंगे? जैसा फरहान अख्तर के साथ भी कुछ काम आप करने वाले हैं और कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में जरा। तो मेरे आने वाले 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अपलॉज एंटरटेनमेंट के साथ मैंने 2 वेब सीरीज़ कर चुकी है। इन दोनों का शूट हो चुका है, डब हो चुका है और इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में रिलीज़ होना चाहिए। और एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक बड़ी फिल्म है जिसमें कुछ नामचीन कलाकार भी हैं, और वो भी इंशाल्लाह आई थिंक अगले 3-4 महीने में। क्या सीरीज़ है या फिर फिल्म? ये एक्सेल के साथ जो है वो फीचर फिल्म है, और अपलॉज के साथ जो है वो 2 सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है। और एक बावेजा एंटरटेनमेंट के साथ है और एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट के साथ है, और अपलॉज जो है वो स्टूडियो है। रिसेंटली जो फर्जी आई थी उसमें आपके किरदार को काफ़ी सराहा गया था। आप भुवन अरोरा के साथ या शाहिद कपूर के साथ जो एक ऐसी सीरीज़ थी जिसने बॉक्स ऑफिस या यूँ कहें कि सिनेमा के लिहाज से, कमाई के लिहाज से, व्यूज़ के हिसाब से काफ़ी रिकॉर्ड उसने बनाए थे, तो उसे लेकर क्या कुछ? मतलब फ़र्ज़ी के लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। आई मीन फ़र्ज़ी जब आया मेरे ज़िंदगी में, जब उस समय मेरे पास हाथ में कुछ था नहीं। मैं उस समय बम्बई मेरी जान शूट कर रहा था, लेकिन बम्बई मेरी जान हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से वो शूट रुका है, शुरू हुआ है, रुका है, शुरू हुआ है। तो माइंड में ये था कि यार ये शो कंप्लीट होगा नहीं होगा, वो राम भरोसे चल रहा था वो। और उस टाइम पे फ़र्ज़ी मेरे पास जब आया है तो मैंने बिना सोचे समझे, जब मेरा ऑडिशन दिया और जब मैं लॉक हुआ, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया जब मुझे पता चला कि वो राज सर और डीके सर का शो है। क्योंकि मैं उनका फ़ैन बहुत टाइम से हूँ, मैं शोर इन द सिटी के टाइम से उनका फ़ैन हूँ और उनकी हर एक फिल्में देखी है मैंने। तो जब मुझे इनके साथ मौका मिला कि यार ये मौका मिल रहा है, तो मैंने कहा ये छोड़ना नहीं है। और शूट करते समय तो हम तो एन्जॉय कर रहे थे, हम बस एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि जो मेरा किरदार लिखा गया था वो बहुत हैप्पी गो लकी और फन काइंड ऑफ बंदा है, जो मैं रियल लाइफ में हूँ। और मैं काफ़ी जो भाषा में मैं बात करता हूँ वो मैं अपने बम्बई के दोस्तों से उसी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि मैं बम्बई से ही हूँ। तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बस। और बहुत ऑब्वियसली शाहिद से, भुवन से और राज सर और डीके सर से एक क्या कहते हैं, एक गाइडेंस मिलता रहा कॉन्स्टेंटली मुझे, जिस वजह से अनीस इतना निखर के आया। और मेरा भी जो भी इनपुट था, राइटर्स का इनपुट था, उस टोटल तरीके से अनीस एक निखर के आया। लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था कि फ़र्ज़ी 2023 का नंबर 1 शो हो जाएगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, और मैं आभारी हूँ फ़र्ज़ी का, मैं आभारी हूँ राज सर और डीके सर का, बिकॉज़ उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत शोहरत प्राप्त हुई है, उस वजह से आज मुझे लोग जान रहे हैं, लोग मेरा काम देख पा रहे हैं। क्योंकि मैं हूँ तो यहाँ 10 साल से, लेकिन अब फाइनली एक लोगों की नज़रों में आना बहुत बड़ी बात है। लोग रास्ता चलते आपको पहचान रहे हैं, आपके साथ तस्वीर ले रहे हैं, तो वो एक बहुत ही हम्बलिंग और एक अच्छी फीलिंग होती है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होती है कि यार इन चीज़ों के लिए आप काम करते हो, लोगों की प्यार और मोहब्बत के लिए आप काम करते हो, और वो मिल रहा है, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। खैर साहब, हिंदुस्तान में आप आमिर खान के साथ नज़र आए और इसके बाद ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के साथ आपने शेयर किया स्क्रीन। उन दोनों बड़े सितारे हैं, उनके साथ काम करके कैसा? मैं कसम से बताऊं, थग्स में तो मैं सीख रहा था। मतलब मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि आपके सामने आमिर सर हैं और एक बच्चन साहब हैं, मतलब दोनों एक्टिंग के मास्टर क्लास और गुरु हैं। तो इससे अच्छा सीखने का मौका तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो कई बार मतलब थग्स पे ऐसा होता था कि मतलब बच्चन साहब तो हमारे साथ इतना वो घुलते मिलते थे नहीं, उनका एक अलग एक ऑरा है, उनका एक अलग ही ऑरा है। और हम भी थोड़ा सा, मतलब मैं एक टर्शरी एक्टर था उस टाइम पे, तो मैं भी उनके साथ जाके अप्रोच करके बैठ के उनके साथ बातें करने, गप्पे लड़ाने में 10 बार सोचता था, बिकॉज वो बच्चन साहब है, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन आमिर सर के साथ हम काफ़ी बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ गॉसिपिंग करते थे। उनको चेस खेलने का बड़ा शौक है, तो हम उनके साथ बैठ के चेस खेलते थे। वो पकड़ दस्ता चलते किसी को भी पकड़ लेते थे कि आ भाई मेरे साथ खेल, आ मेरे साथ खेल। तो ये होता था। और साथ में जब मेरा शूट नहीं होता था, मतलब जैसे मेरा सीन नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं जाके बैठ के चाय पी सकता हूँ, नाश्ता कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस जाता था और मॉनिटर पे बैठता था कि मुझे बच्चन साहब को मुझे देखना है कि ये सीन कैसे करते हैं, आमिर सर सीन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी है, सीन शेयर करे हैं, तो वहाँ तो उनके साथ दिख ही रहा है मुझे वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो नहीं है तो कई बार क्या होता है, एक्टर क्या करते हैं कि यार अपना काम नहीं चल जाते हैं यार, बैठते हैं यार वैनिटी में, बैठते हैं अपना चाय नाश्ता करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन मैं कहता था यार इनका सीन है, मैं बैठ के देखूंगा।
तो उसके साथ साथ ज़ीशान भाई भी थे, मोहम्मद ज़ीशान अयूब, वो भी फिल्म में थे। तो उनके साथ मैं बैठ के गप्पे लड़ाता था और बातें करता था इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो NSD से हैं। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और बच्चन साहब और आमिर सर को तो मैं देख के ही बस सीख रहा था। उसके साथ में हमारा क्रू था करीबन समझ लीजिए 1000 लोगों का, जिसमें फॉरेन के फाइटर्स हैं, एक्शन डायरेक्टर है। तो इतने बड़े क्रू के साथ काम करना और देखना कि इतने बड़े पैमाने की फिल्म कैसे प्रोड्यूस होती है, वो भी एक बहुत ज़्यादा उम्दा और सीखने के लिए बहुत एक्सपीरियंस था। रणबीर कपूर के जो ब्रह्मास्त्र थे उसे लेकर विवाद भी हुए थे, और उनके साथ काम करने का अनुभव है। रणबीर तो मतलब रणबीर बहुत ही डाउन टू अर्थ है। रणबीर मतलब एक भाई जैसे हैं। वो कभी आपको फील नहीं करने देंगे मैं एक स्टार हूँ और तू एक छोटा मोटा एक्टर है। मतलब उनका रोज़ है, जब भी मिलते थे शूट पे, एवरी टाइम जब मिलते थे, मैंने 10-15 दिन नहीं, समझ लीजिए मैंने 20-22 दिन शूट किया है उनके साथ। और वो मिलते हैं, बस उनका रोज़ है और भाई क्या चल रहा है लाइफ में, कल रात को खाना क्या खाया तेरी। वो भी फुटबॉल देखते हैं तो हम फुटबॉल की बातें करते थे कि तेरी टीम ये है, मेरी टीम ये है, तो ये अरे यार कल का मैच में ये हो गया परसों ये मैच है, तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा। एनिमल के बाद तो और निखर गए। हाँ वो तो उनका तो निखरना जायज़ था ही। मतलब वो मैंने उनको देखा यार, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि वो रोमांटिक हीरो जब परफॉर्म करता है वो कैसे करता है। क्योंकि वो जब आलिया के साथ सीन करते थे, हम तो साइड में होते ही थे, मैं देखता था यार आदमी चेहरे से और आंखों से जो कर रहा है ना, वो स्क्रीन पे जो एक वो रोमांटिक हीरो जो है, वो शाहरुख खान के बाद रणबीर कपूर है। हाँ मेरे ख्याल से शाहरुख खान के बाद अगर वो रोमांटिक हीरो का कोई ला पाता है चेहरे पे, अपने फेस पे और स्क्रीन पे जो दिख के आता है, वो रणबीर कपूर है। तो उनसे वो चीज़ एक मैंने सीखने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उसका मौका मिलेगा किसी दिन करने के लिए तो करूँगा। बट है रणबीर बहुत डाउन टू अर्थ और भाई जैसे हैं। OTT की अगर हम बात करें तो यूथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, और काफ़ी व्यूज़ यूथ की वजह से ही आते हैं, और वेब सीरीज़ या फिल्में जो आ रही हैं, स्ट्रीम हो रही हैं, वो सक्सेस हो रही हैं। लेकिन कंटेंट को लेकर काफ़ी विवाद होता है, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, गाली गलौज या फिर अश्लील जो दृश्य होते हैं उसे लेकर, तो एक अलग समाज है जो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता है कि इस पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे राइटर ने अगर वो लिखा है तो वो जायज़ है। कहीं पे अगर कोई कोई इंटीमेट सीन है और वो कहानी में जायज़ है तो ठीक है, और वो किस तरीके से शूट हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एकदम स्लीज़ी तरीके से शूट कर रहे हो तो वो समझ आ जाता है कि वो कंटेंट ही उसी चीज़ के लिए है। लेकिन अगर वो जायज़ है तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। और गाली गलौज की जहाँ तक बात ठहरी है, मेरा ख्याल है हर शो में गाली गलौज नहीं होती है, कुछ शोज़ में होती है, और कुछ किरदार ही गाली गलौज करते हैं, हर कोई नहीं करता है। क्योंकि देखा जाए तो रियल लाइफ में अगर आप जाएं और देखें तो हर इंसान कहे जरा कि फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, अकेले में आप देख सकते हैं। हाँ वो है कि मतलब सेंसरशिप के बदले मेरे ख्याल से उस पर वो होना चाहिए कि आप एक घर पे गाइडेंस होना चाहिए कि हर शो का एक होना चाहिए कि ये 18+ है। वो आप जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, एक एडल्ट सर्टिफिकेट होता है, एक UA सर्टिफिकेट होता है। तो एक शो के स्टार्ट में पहले एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये एडल्ट शो है, तो घर वाले क्या है अपने बच्चों को उससे दूर रख सकते हैं। जैसे हम जब बच्चे थे तो OTT इतना था नहीं, लेकिन तभी भी एडल्ट फिल्में आती थी, तो हमारे घर वाले हमको मेक श्योर करते थे कि बच्चे ये चीज़ें ना देखें। तो वो घर से ही मेरे ख्याल से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जनता चाहे कितना भी सेंसर बोर्ड चाहे कितना भी सेंसर कर ले, एक ऑडियंस है जो देखना चाहती है। क्योंकि रियल लाइफ में लोग गाली गलौज से बात करते हैं जो नॉर्मल है, नॉर्मल गाली गलौज जो दोस्ती यारी वाला जो होता है, वो झगड़े वाला नहीं, तो वो तो जनता बात करती ही है उस तरीके से। लोग एक तबका ये भी है जो कहेगा कि यार नहीं सेंसर मत करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि ये चीज़ें घर से शुरू होती है तो आपको घर पे पाबंदियां लगानी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक हम शायद सेंसरशिप के बदले हम एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि एक सर्टिफिकेशन आ जाए कि ये एडल्ट कंटेंट है या ये UA है, वो एक चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज फिर लोग कहेंगे कि यार हम बनाए क्या, जो क्रिएटर है जो फिल्म मेकर है वो बोलेगा यार मेरी कहानी में मेरा किरदार अगर वो डॉन है, अगर वो गुंडा है, तो वो इस भाषा में ही बात करेगा, वो तहजीब से आदब से बात नहीं करेगा, वो लखनऊ के नवाब की तरह बात नहीं करेगा। तो वो एक दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाएगी, विवाद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सेंसरशिप के बदले सर्टिफिकेशन सही है, और सफाई तो घर से शुरू होती है। अगर हम आजकल के OTT सीरीज़ की ही बात करें तो आपका जो किरदार निखर कर सामने आया है आजकल, या फिर आपके सामने जब कोई ऑफ़र आता है किसी OTT सीरीज़ का या फिल्म का, तो साकिब भाई क्या देख के किसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं? क्या अपने किरदार को देखते हैं, या फिर आपने जितने तक अभी किए हैं वो ग्रे शेड के ही हैं लगभग, तो क्या आप कभी रोमांटिक इस लहजे में नहीं जानना चाहेंगे, इस तरह का कोई ऑफ़र आए उसे एक्सेप्ट करने के? सबसे पहले मैं कहानी देखता हूँ, कहानी क्या है, प्लॉट क्या है, और अगर उसके बाद मैं किरदार देखता हूँ। अगर ये दोनों मुझे अपीलिंग लगे
तो फिर मैं मीटिंग करूँगा, नरेशन लूँगा। और जहाँ तक बात है रोमांटिक हीरो की, जी हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब मैं भी, जैसे मैंने कहा कि मैं रणबीर सर को देखा हूँ, रणबीर भाई को देखा हूँ यार वो करते हुए, तो मैं वो खुद करना चाहूँगा, मैं खुद ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी लगता है हर किसी के इंसान में दिल है जो मोहब्बत करता है, वो भी मैं प्ले करना चाहूँगा एक रोमांटिक हीरो। अभी तक कुछ आया है नहीं ऐसा ऑफ़र, बट इंशाल्लाह आएगा तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन कहानी चूज़ करने के पहले मैं शो या कोई ऑफ़र आता है तो मैं कहानी देखता हूँ, मैं किरदार देखता हूँ, मैं डायरेक्टर देखता हूँ। तो अगर आई नो मैंने काफ़ी ग्रे शेड वाले ही थोड़े कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो अगर ऐसा डायरेक्टर आया जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है और वो भी ग्रे शेड करना चाहे, मैं करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक डायरेक्टर्स एक्टर। प्रेफरेंस आपकी क्या रहती है कि वेब सीरीज को चूज़ करना या फिर फिल्म को चूज़ करना? फिल्म, पहला 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 प्यार तो फिल्म ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ और फिल्म में तो कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बिकॉज वो दोनों सेम ही तरीके से शूट किया जाता है, दोनों सेम ही। फिल्म के डायरेक्टर ही वेब सीरीज़ बना रहे हैं, वेब सीरीज़ के डायरेक्टर फिल्में भी बना रहे हैं। बस खाली फ़र्क ये है कि वो लंबा समय है, वो समझ लीजिए, अगर फर्जी ले लीजिए 8 एपिसोड है तो वो 8 घंटे का कंटेंट है। फिल्म जहाँ तक है 2-2.5 घंटे का कंटेंट है। तो मेरी तरफ से मेरी नज़रों में वो दोनों इक्वल ही है। तो फिल्म हो या वेब सीरीज़, किरदार, डायरेक्टर और कहानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, कभी ऐसा समय भी आया है कि काम नहीं है और काम के लिए आप परेशान हैं, इमोशनल हो गए और दिल ये करे कि कहाँ आ गए हैं, ये कौन सी जगह है, काम नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए, खासकर कोविड के पीरियड की अगर हम बात करें? बहुत बार आया है। जैसे शुरुआती वक्त में मैं 2-3 साल तो मैं काफ़ी व्यस्त रहता था, क्योंकि दिन भर ऑडिशन देना, रात को थिएटर करना, फिर ऑडिशन देना, थिएटर करना, तो दिन निकल जाता था। फिर जब थिएटर रोक दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तैयार हो गया हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ, अब मुझे इससे ब्रेक लेना है, बिकॉज थिएटर भी एक कमिटमेंट है बहुत लंबा, और मैं वो देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसा वक्त आया कई बार जब मैं 3-3, 4-4 महीने तक काम नहीं है, कभी ऐड कर लिया एक बीच में, कभी कुछ क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड कर लिया, कभी यहाँ कुछ 1 डे 2 डे कर लिया, मेरा ख्याल है। और कोविड के दौरान भी हुआ था। कोविड के दौरान स्पेशली, जैसे मैंने बताया, बम्बई मेरी जान रुका है, शुरू हुआ है, शुरू हुआ 2-3 बार, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाला एक पीरियड आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बम्बई से हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, तो एक कभी वो अकेलेपन वाली फीलिंग नहीं है। दोस्त मेरे हैं अच्छे खासे जो इंडस्ट्री के नहीं हैं। मेरा ख्याल वो है कि नॉन इंडस्ट्री के फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो आपको ज़मीन पे रखते हैं। आज भी मतलब मैं वो सड़क पे कोई अगर मेरे से फ़ोटो लेता है, मेरे पास आके फ़ोटो लेता है, तो वो मस्ती करते हैं मेरे साथ। तो मेरे को पता चलता है कल को मैं सुपरस्टार भी बन जाऊँ तो मुझे ज़मीन पे वो लोग रखेंगे। तो मेरे दोस्तों की वजह से, मेरी फैमिली की वजह से मैं फोकस्ड रहा हूँ। और अभी भी आता है ऐसा वक्त, अभी भी आता है। जैसे जब मैंने अपनी एक्सेल की फ़िल्म ख़त्म करी थी, उसके बाद 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया है, लब अधूरा। फिर लब अधूरा के पहले बीच में 1-2 प्रोजेक्ट आए थे जो मैं लॉक भी हुआ, रेडी भी, बट कुछ वजह से वो मैं कर नहीं पाया। तो 6 महीने निकले जहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि किसी एक्टर को ये ड्राई पीरियड में अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है कि आप 9 बजे उठिए फॉर एग्ज़ाम्पल, 11 बजे आप कसरत करिए, या फिर कुछ एक शेड्यूल बना के रखिए। आप जिम जा रहे हैं या नहीं जाते हैं जिम, तो आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ रिहर्स कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ मिल के स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, आप कुछ मोनोलॉग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ पुराने ऑडिशंस कर रहे हैं, आप नहीं तो बैठ के फिल्में देख रहे हैं। क्योंकि फिल्मों से और वेब सीरीज़ से अच्छा माध्यम सीखने के लिए कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने बहुत कुछ सीखा है काम करके भी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है लोगों को देख कर भी फिल्मों में। आप हिंदी फिल्में देखिए, आप इंग्लिश फिल्में देखिए, आप फ्रेंच फिल्में देखिए, आप जर्मन फिल्में देखिए, इंटरनेशनल सिनेमा देखिए, ईरानी फिल्में देखिए, हर जगह से सीखने को ही मिलेगा आपको। तो सर, अगर शुरुआती दौर के अगर हम बात करें तो क्या आप शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे या कुछ ट्रेनिंग ली, पढ़ाई ली? इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना। नहीं, शुरू में तो मतलब बचपन से तो मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं था। मैं कॉलेज के दौरान पहली बार स्टेज पे चढ़ा हूँ जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ मास मीडिया में किया है, जहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट फिल्म भी बनाना होता था मार्क्स के लिए। तो वहाँ पे भी मैं एक्टिंग करता था। तो वो एक, आप कह सकते हो कि स्टेज पे चढ़ना और एक कैमरे के सामने आना, कॉलेज की चीज़ों के लिए एक वो चस्का लग गया। वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, तो वहाँ एक चस्का लगा। उसके बाद कॉलेज ख़त्म करके मैं FTI गया, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। वहाँ पे मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। तो इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने, मुझे एक्टिंग के स्टूडेंट्स ने बोला, देख ट्राई कर, तुझे आना है तो, नहीं तो बम्बई में जा जहाँ से तू है और वहाँ पे काम करना शुरू कर, ऑडिशंस दे, लोगों से मिल, नेटवर्किंग कर। तू वापस यहाँ आएगा, इंडस्ट्री से दूर रहेगा, लोग तेरे से आगे निकल जाएंगे। तो तू वहाँ कर, थिएटर कर, वहाँ पे अपने आप को ट्रेनिंग दे। बस वहीं से मैंने कहा, जब वापस आया फिर मैंने कुछ जॉब्स के लिए भी ट्राई की। पुणे से वापस आया, कुछ इंटरव्यूज़ दिए, यहाँ वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कहीं कोई जॉब नहीं लगी। जबकि मैंने चैनल वी में एक इंटर्नशिप करी थी 3 महीने की, तो मुझे लगा था शायद जॉब मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली।
तो 2 महीना हो गया, फिर मैंने कहा यार छोड़ो यार, यही करते हैं। बस फिर एक 2 व्हीलर थी जो पापा ने ख़रीद के दी थी, बस रोज़ लेके 4 जोड़ी कपड़ा डाल के निकल जाते थे रोज़। हर स्टूडियो के पास जा रहे हैं, हर स्टूडियो के पास नॉक कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ है, हमारे लिए कुछ है। करते 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 चीज़ें आने लगी और फिर ये हो गया कि बस अब यही फुल टाइम करना है। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन क्या आपको कुछ याद है कि कितने बार आपको रिजेक्शन या ऑडिशन देना पड़ा, और पहला ब्रेक जो मिला उसकी कुछ यादें अगर? रिजेक्शंस तो मतलब 400, 500, 600, 700 कितने मिलोगे याद ही नहीं है, और ऑडिशंस तो हज़ारों के ऊपर दिए हैं। और मतलब पहले कोविड के बाद तो काफ़ी चीज़ें बदल गई। अब तो लोग घर से ऑडिशन बना के भेजते हैं। मतलब कोविड के पहले तो हम घंटों स्टूडियो के बाहर खड़े होते थे, 2-2, ढाई घंटे हम स्टूडियो के बाहर खड़े होते थे। वहाँ पे भी एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप था, तो हमारा समय निकल जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि 2 घंटा खड़े होने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर आपको कहे कि यार आपके लिए कुछ नहीं है, आप नॉट फिट हो, आप नॉट फिट हो। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टूडियो, अगला स्टूडियो। बस फिर लोगों का नंबर ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं। फिर वही लोग जो नॉट फिट करते थे आज वो बुलाने लगे जो दोस्ती के, क्योंकि उनसे दोस्ती हो गया, ठीक है, वो उनसे कोई ग्रजेस नहीं है, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे उस समय पे और मैं अपना काम कर रहा था। तो ये यादें हैं। और हज़ारों ऑडिशंस दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। अगर देना पड़ता है वो ज़रूरी है, बिकॉज उसके अलावा आपको काम नहीं मिलेगा जब तक। इवन आप अगर टॉप के हीरो भी बन जाते हैं, उनको भी टेस्ट करना पड़ता है। तो वो तो हॉलीवुड में भी होता है, यहाँ भी होता है। तो ये यादें तो हमेशा रहेंगी, और लेकिन वही आपको ज़मीन पर रखती भी हैं। पहला ब्रेक अगर याद हो? मेरा पहला ब्रेक एक्चुअली काफ़ी आसान रहा है। मेरी एक दोस्त के थ्रू, जो मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त कॉलेज की थी, उसके थ्रू जो एडी का जॉब लगा था उसको, तो उसने मुझे एक बर्जर पेंट का एक ऑडिशन बताई कि जा तू यहाँ पे इस स्टूडियो में जाके तू दे, ऐसा ऐसा कुछ करना है। वहाँ पे गया, मैंने ऑडिशन दिया, उसने मुझे बताया ये पहन के जा, ऐसा कर वैसा कर, और उसने थोड़ा पुश किया मुझे, क्योंकि वो थी ऐसे ऐड के लिए पहला। हाँ, एक ऐड के लिए जो पहला ब्रेक था, और वो कटरीना कैफ के साथ ऐड था वो। मैं 20 साल का था उस समय, और मतलब उसने मुझे पुश किया, लॉक हुआ वो मैं। और मैं पहली बार एक सेट पे पहुंचा हूँ, यशराज फिल्म्स में मैंने शूट किया था, यशराज स्टूडियोज़ में अपने। और वो भी मुझे याद है क्योंकि उस समय यश चोपड़ा साहब जीवित थे। और मुझे याद है मैं बाहर ब्रेक के टाइम पे चाय पी रहा था और मैंने यश जी को पास होते हुए देखा है। वो एक रिग्रेट आज भी है कि आज मुझे अंदर से एक मन हुआ कि बस जाके उनका आशीर्वाद लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बड़े आदमी है, पता नहीं कैसा लगेगा उनको। मैंने नहीं किया, मैं चाय पिया, और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद उनका देहांत हो गया। और आज भी एक तरह से वो रिग्रेट है कि शायद उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए था, उस समय मौका मिला था। लेकिन वो पहला ब्रेक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई कि यश जी को देख लिया, यशराज फिल्म्स में शूट कर लिया, कटरीना कैफ के साथ एक ऐड कर ली। बट उसके बाद मुझे फट से दूसरी ऐड नहीं मिली। उसके बाद मैं 2 महीना खाली बैठा हूँ, फिर कुछ और दूसरा मिला है। तो ये पहला ब्रेक एक बहुत ही अजीज़ दोस्त की तरफ से मुझे मिला था, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उसका। लेकिन एक शूटिंग का एक फीलिंग मुझे मिल गया था, क्योंकि उसके पहले मैं जब चैनल वी में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे एक वो रियलिटी शो के सेट पे भेजते थे, जहाँ मैं उनका बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करता था, BTS जिसे कहते हैं। तो वहाँ मैंने सेट का माहौल देखा कि सेट पे क्या होता है, शूटिंग की ज़िंदगी क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है। तो वहाँ से भी एक आप कह सकते हो कि थोड़ा और चस्का लग गया। चलिए, इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वापस हम फिर से आते हैं लव अधूरा पे। एक आखिरी मैसेज फैंस के लिए क्या देंगे? मेरे फैंस हो, करण के फैंस हो, एरिका के फैंस हो, और जिसके भी फैंस हो, प्लीज़ जाइए और लव अधूरा देखिए। अमेज़ॉन मिनी पे स्ट्रीम हो रहा है, बिल्कुल फ्री है। 4 ही एपिसोड्स है, तो आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप हुक हो जाओगे, आपको बहुत पसंद आएगा। और पर्सनली मेरा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज रहा है। तो प्लीज़ जाइए, और जितना प्यार आप लोगों ने अनीस को दिया है, उतना ही प्यार प्रकाश को भी दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब जी हमसे बात करने के लिए। ये थे अभिनेता साकिब अयूब जी जो हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।